नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चैनल पर और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको CUET PG को ध्यान में रखते हुए CUET PG 2026 की परीक्षाएं जो कि बहुत ही नज़दीक आपके आ गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और आपकी डिमांड पे संपूर्ण हिंदी व्याकरण कवर कराने वाली हूँ। यानी कि हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं, फिर चाहे वो संधि हो, समास हो, वाक्य विन्यास हो, काल हो, या फिर जो अन्य टॉपिक्स, जैसे कि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि वाक्य को सही क्रम में अरेंज करो, या फिर शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी विषयों को, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है संपूर्ण, तो संपूर्णता में मैं आपको CUET PG हिंदी के लिए व्याकरण तैयार करा दूंगी। बाकी प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको कॉन्सेप्ट तो हमेशा बताती ही हूँ, तो वो तो कहने की आवश्यकता है ही नहीं। बाकी प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्ट होगा कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर अवश्य कर पाएंगे। तो हर बार मैं कहती हूँ कि मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास ज़रूर किया करिए, क्योंकि परीक्षा में आपको बैठना है। तो चलिए फिर शुरू करें और हम सीधे पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है यथास्थिति एक सामासिक पद है, इसमें कौन सा समास है? पढ़िए प्रश्न को और सही उत्तर चूज करिए, आपके पास समय है। मेरा स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं है, बट फिर भी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, अव्ययभाव समास। यथा स्थिति या फिर यथासाध्य, ऐसे जो यथा वाले शब्द होते हैं उन सब में अव्ययभाव समास ही होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। लिखा है सुख दुख, एक और समासिक पद दिया गया है, इसमें कौन सा समास है? बताइए। तो सुख दुख दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान हैं, तो यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है द्वंद्व समास। तो यही इसकी आसान सी परिभाषा है, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में ये मूलतः डैश का साइन लगा होता है, जैसे कि माता पिता, आकाश पाताल, है ना, हंसना रोना, इस तरह के जो शब्द होते हैं। बहुत ही आसान समास है। वैसे तो समास टॉपिक ही बड़ा आसान है। मैं तो कहूँगी हिंदी व्याकरण जो है, अगर आपकी क्लैरिटी आ जाती है एक बार सारे टॉपिक्स पे, तो फ्री के मार्क्स दिलाता है। लेकिन एक गलती जो आपको नहीं करनी है परीक्षा में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम सर्वज्ञाता हैं, हमें सब कुछ आता है, और हमें आता है वाकई, मतलब आपकी बात कर रही हूँ, लेकिन हड़बड़ाहट में हम प्रश्नों के उत्तर गलत दे देते हैं। तो आपको धैर्य बना के रखना है अपने परीक्षा के समय। प्रश्न है तीसरा, दशानन समासिक पद में कौन सा समास है? ज्ञात करिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ, अगर ऑप्शंस में बहुब्रीय समास दे रखा होगा तो आपको वो टिक करना है। अगर वो नहीं दे रखा है तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। वैसे अगर बहुब्रीय समास को देखें तो कैसे होगा? 10 हैं आनन जिनके, या फिर 10 हैं आनन जिसके, यानी कि रावण। 10 हैं आनन जिसके, तीसरा अर्थ निकल रहा है, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत किया जा रहा है, रावण की ओर संकेत किया जा रहा है, तो वहाँ से बहुब्रीय समास बन जाता है। लेकिन जो मैंने बात कही उसको ध्यान रख के आपको उत्तर देना था। चौथे प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में संधि विच्छेद दिया गया है, सूची 2 में संधि दी गई है। अब पढ़िए, इसमें आपको समय मैं आपको दे रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो सही उत्तर आप चूज करके बताइए धैर्य से। तो सही उत्तर का चयन आपने आई होप कर लिया होगा, बाकी मैं आपको बता रही हूँ। सतजन, सज्जन मिलकर बन रहा है, बहुत ही आसान है, व्यंजन संधि। अगर उससे भी आसानी आपको ढूंढनी है तो जहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, ये वाला जो सिंबल होता है, ये विसर्ग का साइन होता है, तो यहाँ से सबसे पहले आप चूज़ करते हैं। दुरात्मा में विसर्ग संधि है, तो सेकंड का वी कहाँ पे दे रखा है? देखिए सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता था तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप उत्तर सही कर लेते, जो कि एक अच्छा तरीका होता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आपने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है, क्योंकि आपको अपने मार्क्स बूस्ट करने, स्कोर बूस्ट करना है। आपको अपना ज्ञान का प्रदर्शन बाद में करना है, पहले आपको अपने मार्क्स पे ध्यान देना है ना। और एकाएक में
वृद्धि संधि होती है, स्वर संधि का एक पार्ट है या फिर कह लीजिए स्वर संधि का एक प्रकार है। इसके बाद में पवन में अयादि संधि होती है, ये भी स्वर संधि का ही एक प्रकार है। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो ही गया है। चलिए फिर 5वें प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं ना, कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो यहाँ पर आपको मिश्रित वाक्य का चयन करना है। चलिए फिर मिश्रित वाक्य का चयन आपने कर लिया होगा। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, मिश्रित वाक्य है? जी नहीं, सरल वाक्य है। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, संयुक्त वाक्य है। मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई, संयुक्त वाक्य है। यह वही मकान है जिसमें मैं वर्षों तक रहा था, ऑप्शन ए करेक्ट है, यही मिश्र वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य है। यहाँ पर जो दूसरा वाक्य होता है पीछे वाला, वो आगे वाले वाक्य पर या कई केसेस में आगे वाला वाक्य भी पीछे वाले वाक्य पर निर्भर या फिर आश्रित होता है। 7वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संयुक्त वाक्य का आप चयन करिए। बताइए सही उत्तर क्या है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी, यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं है, मिश्रित वाक्य है। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था, यह भी संयुक्त वाक्य है। बच्चे को उसकी पुस्तक लौटा दो, ये सरल वाक्य है। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं, ये संयुक्त वाक्य, माफ़ करिए, पहला और दूसरा मिश्रित है, मैंने हो सकता है संयुक्त बोल दिया हो, और तीसरा सरल है, चौथा क्या है? चौथा संयुक्त है आपका, इसलिए 4th ऑप्शन 7वें प्रश्न का करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ें। चलिए फिर नंबरिंग गलत हो गई है, 6ठा प्रश्न होगा ये, तो 6ठे प्रश्न का 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 7वें प्रश्न पर चलते हैं फिर। चलिए 7वें प्रश्न पर, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, संधि से है। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उपयुक्त नहीं, यहाँ पर उपर्युक्त लिखा हुआ है, बताइए उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और अगर ये भी बता देंगे कि यहाँ पर संधि कौन सी है, फिर तो मज़ा आ जाएगा। बताइए। तो यहाँ पर उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है उपरि जमायुक्त, और यहाँ पर संधि कौन सी हो जाती है? यहाँ पर संधि हो गई हमारी ईण, जो कि स्वर संधि का एक भेद है। आगे बढ़िए, 8वें प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में वाक्य के उदाहरण दिए गए हैं, सूची 2 में वाक्य का नाम दिया गया है, तो उस हिसाब से आप चयन करिए, जो आते हैं उनको पहले मिलाइए। चलिए फिर मिलवाऊँ मैं। चलिए, आज तेज़ वर्षा हो रही है, सरल वाक्य है। यहाँ पर ना तो किसी भी तरह का और या फिर यदि या फिर जिसने, जिसका, इस तरह का, या फिर बीच में कॉमा लगाना, इस तरह का कुछ भी नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर सीधा अर्थ निकल रहा है, सीधा सा वाक्य है, सरल वाक्य। फर्स्ट का वी कहाँ पे दे रखा है? ऐसे भी देखिए, एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं। सिंगल चीज़ पता थी, एक वाक्य पता था, हमने उत्तर ढूंढ लिया है। आगे आइए, वह किताब जो तुम लाए थे मुझे अच्छी लगी, यहाँ पर एक चिन्ह लगा हुआ है, 2 वाक्यों को जोड़ा गया है, दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है। तो इस हिसाब से दूसरे का कौन सा सही हुआ? या तो सी सही कर दीजिए या फिर ए सही कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही मिश्रित वाक्य हैं। इसके बाद में मैं पढ़ा रही हूँ और तुम पढ़ रहे हो, और से जुड़े हुए हैं, 2 वाक्य हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। मैं पढ़ा रही हूँ ये भी पूर्ण है, तुम पढ़ रहे हो ये भी स्वयं में पूर्ण है, लेकिन जब दोनों को और से जोड़ दिया गया तो वो संयुक्त बन गया है, तो इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद में जो लड़का सामने खड़ा है वही प्रतियोगिता जीता है, यहाँ पर भी दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा या फिर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट बन जाता है इस हिसाब से। चलिए फिर, आपने उत्तर सही दिया हो, मैं उम्मीद कर रही हूँ। 90 प्रश्न पर आइए, पढ़िए। लिखा है, निम्नलिखित काव्यांश को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
आपसे वाक्य दे दिया जाएगा और वो टेढ़ा मेढ़ा करके लिखा जाएगा। कहते नहीं जंबल वर्ड टाइप के जंबल सेंटेंस होते हैं, अंग्रेज़ी में आपने सुना होगा, वैसे ही हिंदी में भी पूछ लिए जाते हैं। अब इसको आप क्रम से लगाइए जिसका एक सही अर्थ निकले। चलिए फिर पढ़िए। आपने उत्तर दे दिया होगा, मैं करा रही हूँ। पहले आएगा जिसको नहीं। जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। तो ये होगा इसका सही क्रम या फिर सही सीक्वेंस, यानी कि सबसे पहले डी आएगा, डी के बाद में आएगा आपका बी और बी के बाद में आएगा आपका ए, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट बन गया है। आगे बढ़िए 10वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ये जो यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द जो हैं वो विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। बताइए। चलिए फिर मैं आपको करा रही हूँ 10वां प्रश्न। आपने उत्तर दे दिया होगा आई होप। तो चलिए फिर कराती हूँ। यहाँ पर निष्फल जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, बिल्कुल है। इसको मैं करा के दिखाती हूँ आपको। संधि विच्छेद यहाँ पर कैसे बनेगा, मैं इधर लिख रही हूँ नी और इधर विसर्ग लगेगा जमा फल, तो इस तरह से निष्फल बन जाता है। थोड़ा सा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा। तो ये विसर्ग संधि है, ठीक है, इसमें है। इसके बाद में तथापि में विसर्ग संधि है, बिल्कुल नहीं है। इसका मैं आपको विच्छेद करा रही हूँ। इसका विच्छेद ऐसे होता है, तथा प्लस, आप भी करके स्वयं से देखा करिए, क्योंकि व्याकरण मैथमेटिक्स की तरह होता है। आप और संधि तो मुख्यतः आप इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इसमें आप महारथी होते चले जाएंगे। तो तथापि में कौन सी संधि बताइए। यहाँ पर बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बन रहा है, बड़ी ही आसान है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, तो ऑप्शन बी हटा दीजिए। इसके बाद में तीसरा शब्द है पुरस्कार। इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, मैं करके दिखा रही हूँ आपको ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो यहाँ पर होगा पुरः, इसके बाद में विसर्ग लगेगा प्लस कार, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। तीसरा ले लीजिए। इसके बाद में प्रत्येक पर आइए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें संधि कौन सी होगी करके बताइए आप। प्रति जमा एक, तो यहाँ पर छोटी ई और ए मिलकर मात्रा लग रही है, तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। इसके बाद में ई आ जाता है, इसमें भी विसर्ग संधि है। इसका मैं आपको संधि विच्छेद करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर होगा भा, विसर्ग लगेगा प्लस कार। ऐसे ही एक और शब्द होता है नमस्कार, उसका क्या संधि विच्छेद होता है करके बताइए। नमः प्लस कार, नमस्कार। तो इस तरह से आपने सही उत्तर उम्मीद है ढूंढा होगा। ए सी और ई, ए सी और ई कहाँ पे दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। करके देखा करिए। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो रिवीजन मांगता है, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं आपके लिए संधि का डिटेल वीडियो, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं ला पाई, क्योंकि उतना समय था नहीं। और मैं जो कंटेंट आपको डिलीवर करने की कोशिश करती हूँ उसमें मैं किसी भी तरह की कोताही नहीं रखना चाहती हूँ, जो स्वयं में पूर्ण हो, अच्छा हो, जिसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन चलिए, भविष्य में कभी आपको संधि ज़रूर पढ़ाऊँगी और ऐसे पढ़ाऊँगी कि आपको संधि से प्यार हो जाएगा, आपको इतना मज़ा आने लगेगा संधि से संबंधित प्रश्न हल करने में। बाकी चलिए फिर 11वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संधि से संबंधित ही है। संधि के मैंने प्रश्न जानबूझकर ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है जो सिर घुमा देता है लोगों का। बाकी चलिए उत्तर दीजिए। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी भी आएगी, इसीलिए मैं सारे ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और यहाँ पर ये भी बता दीजिएगा कि यहाँ पर संधि कौन सी है। एक तो ये बताइए सही संधि विच्छेद कौन सा है, दूसरा ये प्रश्न है कि यहाँ पर संधि कौन सी है। चलिए फिर सही उत्तर क्या है, सही उत्तर ऑप्शन सी, जित प्लस इंद्रिय। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी, यहाँ पर स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी उसका एक प्रकार होता है गुण स्वर संधि, वो इस प्रश्न में या फिर इस संधि शब्द में है। चलिए फिर आगे बढ़िए, 12वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है वाक्य से संबंधित लिखा है
आज्ञावाचक वाक्य का सही उदाहरण इनमें से कौन सा है? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, उसी प्रकार अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जिनमें से एक है आज्ञावाचक वाक्य। बताइए इनमें से किस वाक्य में आपको पता चल रहा है कि आज्ञा दी जा रही है, या फिर किस वाक्य को पढ़कर आज्ञा का भाव उद्घाटित हो रहा है? 12वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, माफ करिएगा, परिश्रम करो सफलता निश्चित है। ठीक है, यहाँ पर एक आज्ञा का भाव उद्घाटित हो रहा है। इसके बाद में जो सी है, इसमें इच्छावाचक वाक्य होगा कि परिश्रम करोगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। आगे बढ़िए, 13वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है संधि से संबंधित दिग्गज शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर संधि विच्छेद लिख दिया गया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ संधि का चयन करना है कि यहाँ पर कौन सी संधि है। बताइए, यहाँ पर है व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 14वें प्रश्न पर चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में वाक्य दिया गया है, सूची 2 में वाक्य के भेद दिए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, वो 14वें और 15वें प्रश्न से मैं आपको क्लियर करा दूंगी। यहाँ पर इसीलिए मैंने एक ही वाक्य रखा है और उसी को परिवर्तित करके मैंने वाक्य के भेदों के अनुसार बनाया है, तो आपको यहाँ से क्लैरिटी मैं दिला दूंगी। कुल मिला के कहिए, यहाँ से मैं आपको अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद हैं वो क्लियर करा दूंगी। फिलहाल आप उत्तर का चयन करिए। चलिए फिर, पहला है अरे ध्रुव आगरा जा रहा है, तो एक विस्मय का बोध आ रहा है। वैसे भी जहाँ पर इस तरह का सिंबल लगा होता है तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य ही होता है, एक विस्मय का बोध, है ना। एकदम चौंक जाओ, जैसे किसी ने आपको कुछ बताया, ऐसी घटना जो आश्चर्य उत्पन्न कर दे, तो आपके मुंह से यही निकलता है ना, अरे ये क्या हुआ। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं या फिर वाक्य होते हैं, वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य वो विस्मयवाचक वाक्य हो जाता है। तो ए का सी, यानी कि फर्स्ट का सी, वैसे तो सिंगल ऑप्शन में ही दे रखा है तो ये करेक्ट है, बाकी मिला लेते हैं। ध्रुव को आगरा जाना चाहिए, ध्रुव को आगरा जाना चाहिए, इच्छा प्रकट कर रहा है कोई। ध्रुव आगरा जा रहा है, यहाँ पर ना इच्छा है, ना विस्मय है, ना ही निषेध है, यहाँ पर विधान, विधान यानी कि सीधा सरल सा अर्थ निकले, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं है, तो वहाँ पर विधानवाचक वाक्य हो जाता है, जो कि अर्थ के आधार पर वाक्य का पहला भेद है। इसके बाद में ध्रुव आगरा नहीं जा रहा है, सबसे आसान है, नहीं लगा हुआ है, निषेध का भाव आ रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य है। आगे बढ़िए, वाक्य के जो अगले 4 भेद हैं उनको भी देख लेते हैं। क्या ध्रुव आगरा जा रहा है? पहले आप उत्तर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ। चलिए फिर, क्या ध्रुव आगरा जा रहा है, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, पहचानने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद में माँ कहती तो ध्रुव आगरा जाता, माँ कहती तो ध्रुव आगरा जाता, नहीं तो नहीं जाता, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है? संकेत दिया गया है। इसके बाद में ध्रुव आगरा जाओ, एक आज्ञा का भाव आ रहा है कि ध्रुव तुम्हें आगरा जाना चाहिए, ध्रुव आगरा के लिए रवाना हो, या फिर आप पढ़ो, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वहाँ पर आज्ञावाचक आ जाता है। जैसे आप कक्षा से बाहर जाइए, आप खड़े हो जाइए, इस तरह आज्ञा दी जाती है, आज्ञा का बोध यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद में शायद, संदेह है, शायद ध्रुव आगरा जा रहा है, संदेहवाचक है, शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी, तो यहाँ पर संदेह का बोध रहता है, संदेह का भाव रहता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? फोर्थ का डी 2 ऑप्शंस में दे रखा है। इसके बाद में थर्ड का बी, चलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 15वें प्रश्न का। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को लेकर। चलिए फिर 16वें प्रश्न पर आइए। आसान सा प्रश्न है, समास के कुल कितने भेद होते हैं? बताइए, समास के कुल कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी बताइए दीजिए। तो समास के कुल कितने प्रकार होते हैं? समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं सुन लीजिए एक बारी। पहला प्रकार होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्वंद्व समास जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरा होता है द्विगु समास जहाँ पे पहले पद में मुख्यतः संख्यावाची शब्द आता है। इसके बाद में आता है अव्ययभाव समास, इसके बाद में आता है कर्मधारय समास, और अंत में छठा जो प्रकार है समास का वो है बहुव्रीहि समास, जहाँ पर तीसरे अर्थ की ओर संकेत होता है। चलिए फिर 17वें प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है, बीमार होने के कारण हिंदी की टीचर आज स्कूल नहीं आई हैं।
वाक्य का चयन करिए रचना के आधार पर। बीमार होने के कारण आज टीचर स्कूल नहीं आई हैं, बताइए। अगर यहाँ पर अर्थ के आधार पर पूछा गया होता फिर तो निषेधवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के भेद दिए गए हैं तो यहाँ पर सरल वाक्य है। अब अगर मैं कहूँ संयुक्त वाक्य में इसको आप परिवर्तित करिए तो आप कैसे करेंगे? आप कुछ इस तरह से करेंगे कि हिंदी की टीचर आज बीमार थीं, हिंदी की टीचर आज बीमार थीं जिससे वो स्कूल नहीं आई, तो वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य की बात करूं तो हिंदी की टीचर बीमार हैं और वो स्कूल नहीं आई हैं, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेद अब आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए फिर 18वें प्रश्न पर चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक और परिभाषाएं दे दी गई हैं समास की और दूसरी ओर समास का नाम दिया गया है। यहाँ से आपको समास भी क्लियर हो जाएंगे। मैंने इस तरह से प्रश्नों को डिज़ाइन किया है कि आपको प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। चलिए फिर उत्तर दीजिए आप। सही उत्तर क्या होगा 18वें प्रश्न का? पहला पद अव्यय और प्रधान होता है। बड़ा ही आसानी से आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, यहाँ पर अव्यय भाव समास की बात हो रही है। दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्ह वही कर्ता ने कर्म को करण से याद होने चाहिए आपको। तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है राजपुत्र। अब कारक चिन्ह का लोप ही तो है यहाँ पर, क्योंकि अगर इसको विस्तार से लिखेंगे तो वो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। तो यहाँ पर का जो है इसका लोप हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध जहाँ पर होता है, बताइए वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है कर्मधारय समास। इसके बाद में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। बहुत देर से मैं आपको बता रही हूँ ये, तो वहाँ पर बहुब्रीय समास होता है। जैसे कि पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि कृष्ण, तो तीसरे अर्थ की ओर इशारा किया गया है, तो बहुब्रीय समास हो जाता है। चलिए ऑप्शन चूज करते हैं। फर्स्ट का बी कहाँ पे दे रखा है? सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट बन जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ें। आइए 19वें प्रश्न पर। प्रश्न है, जिन चोरों ने चोरी की थी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। बताइए कौन सा वाक्य होगा? प्रश्नों की कमी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, आपको पूरी तरह से संपूर्णता में रिवीजन कराया जा रहा है यहाँ पे। चलिए फिर सही उत्तर क्या होगा? जिन चोरों ने चोरी की थी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। आश्रित है पिछले वाला वाक्य आगे वाले पर, तो मिश्र वाक्य होगा। आगे बढ़ें 20वें प्रश्न पर चलिए। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी नेता थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। और उन्होंने, कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़िए 21वें प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। काल से संबंधित है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक और उदाहरण दिए गए हैं, दूसरी ओर वाक्य दिया गया है, बताइए। चलिए फिर आइए मैं सही उत्तर का मिलान करवा रही हूँ। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मैं अभी अभी सोकर उठी हूँ, कुछ ही क्षण बीते हैं। तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल हो जाता है। जो चीज़ अभी कुछ मिनट पहले ही घटित हुई है वहाँ पर आसन्न भूतकाल ही होता है। मतलब मैं सोकर उठ चुकी हूँ, वो घटना जो है भूतकाल की हो चुकी है, लेकिन अभी अभी उठी हूँ, तो इसलिए आसन्न भूतकाल। वरुण ने कहानी लिखी थी, वरुण ने कहानी लिखी थी यानी पूर्ण हो चुका है ये, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल होगा क्योंकि कहानी वो लिख चुका है। इसके बाद में सुनील पढ़ रहा था। जैसे कि जब कोई व्यक्ति आया, या फिर ऐसे उदाहरण दूँ, राम अपने घर से जब निकला तब उसका छोटा भाई सुनील पढ़ रहा था। तो अब वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसे अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल है, यानी उसने पढ़ाई पूरी नहीं की थी, वो पढ़ रहा था, तो अपूर्ण है। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, संदिग्ध है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए का डी। फर्स्ट का डी, देखूँ एक बारी चेक कर लूँ। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी और थर्ड का ए। डी नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़िए। फोर्थ का
बी, ठीक है। 21वें के बाद में 22वें प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। समास से संबंधित प्रश्न है। पहला पद संख्यावाचक होता है और समूह का बोध कराता है। बहुत बार बताया है ये भी मैंने आपको। यहाँ पर द्विगु समास होता है, जैसे कि चौराहा या फिर त्रिनेत्र, तो इस तरह के जो शब्द हैं। इसके बाद में दोनों पद प्रधान होते हैं और या का लोप होता है। बताइए, डैश लगा के यहाँ पर दोनों शब्द लिखे होते हैं, जैसे कि माता पिता, सुख दुख, तो द्वंद्व समास होता है। इसके बाद में लंबोदर, बताइए, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया गया है, बहुव्रीहि समास होगा। इसके बाद में प्रतिदिन, अव्ययभाव समास होगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ए का सी, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़िए, 23वें प्रश्न पर आइए। वाक्य से संबंधित है। सर अभी पढ़ा कर गए हैं। सर अभी पढ़ाकर कक्षा से बाहर निकले हैं। बताइए, भूतकाल हो चुका है, यानी ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये भूतकाल का है, लेकिन अभी अभी यानी कि आसन्न भूतकाल है। ऑप्शन ए करेक्ट है। 24वां प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। यदि श्याम ने किसी को पत्र लिखा होता तो वह अवश्य श्याम से मिलने आता। तो यहाँ पर काल का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन डी करेक्ट है, हेतु हेतुमद भूतकाल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। 25वें पर संधि से संबंधित एक और प्रश्न आ गया है। सुर जमा इंद्र, जो कि मिलकर सुरेंद्र हो रहा है, इसमें संधि पहचानिए। बताइए, छोटा आ और ई मिलकर ए की मात्रा आ रही है। आसानी से आपने आइडेंटिफाई अब तो कर लिया होगा। तो बताइए कौन सी संधि यहाँ पर होने वाली है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न पर आइए। एक और समासिक पद दिए गए हैं सूची 1 में, दूसरी ओर समास का नाम दिया गया है। सही उत्तर का चयन करिए। आसान प्रश्न है। ये तो मैं सारे बता चुकी हूँ आपको उदाहरण, अब तो आप मिला लेंगे। अब आपको समय भी नहीं दूंगी मैं। यथाशक्ति अव्ययभाव होगा। चौराहा संख्यावाची आ रहा है, कौन सा होगा? द्विगु होगा। माता पिता द्वंद्व होगा। राजपुत्र राजा का पुत्र तत्पुरुष होगा। तो यहाँ पर ए का डी यानी कि फर्स्ट का डी दो ऑप्शंस में दे रखा है। इसके बाद में सेकंड का सी सिंगल ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी 26वें प्रश्न का करेक्ट है। 27वें पर आइए। प्रश्न है, गिरिधर समासिक पद में कौन सा समास है? चयन करिए। गिरिधर समासिक पद में अच्छे से पढ़िए कौन सा समास है। ये कुछ ऐसे समासिक पद हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करा रही हूँ, ये परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं। तो गिरि को धारण करने वाला या फिर गिरि को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण, तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जा रहा है। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। कर्मधारय में विशेषण विशेष की बात होती है। चलिए फिर 28वें पर आइए। प्रश्न है संधि से। अति जमा अंत, जो कि मिलकर अत्यंत होता है, यहाँ पर कौन सी संधि है? आपको विच्छेद भी याद रखना है, क्योंकि संधि से संबंधित हर तरह के प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? लिख दूँ क्या? यहाँ पर छोटी ई प्लस आ मिलकर या बन रहा है। अब तो आपको ढूंढ लेनी चाहिए कौन सी संधि होगी। या बन रहा है, यण संधि होगी। ऑप्शन डी करेक्ट है 28वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, 29वें प्रश्न पर आते हैं। गिरीस, बताइए गिरि जमा ईस, संधि पहचाननी है आपको। यहाँ पर भी जो है छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बन रही है, या फिर छोटा आ बड़ा आ मिलकर बड़ा आ बनता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, या फिर छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनता है, या फिर छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनता है। तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है पता होनी चाहिए आपको, बड़ी ही आसान है।
बताइए कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए दीर्घ हो जाती है। ऐसे याद रखिए, छोटा मिले या बड़ा मिले बनेगा हमेशा दीर्घ ही। तो इस तरह से आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 30। न जाने कितने बार पूछा जा चुका है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और ये भी बताइए कि यहाँ पर संधि कौन सी है। संधि विच्छेद सही होगा पो जमा अन, और सही मतलब संधि यहाँ पर कौन सी होगी, तो वो होगी अयादि संधि, जो कि स्वर संधि का एक भाग है या फिर प्रकार है। आगे बढ़िए 31वें प्रश्न पर आइए। ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। यथाशक्ति में कौन सा समास है? समय नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन बी करेक्ट है अव्यय भाव। आगे बढ़िए, कौन सा प्रश्न है? 32वां प्रश्न है। 1 सेकेंड, हाँ। प्रश्न है धनहीन में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष। अगर आपको कारक पता है तो फिर तो आप इसका उत्तर दे जाएंगे। तो धनहीन को आप विस्तार से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? धन से हीन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन बचा ही नहीं है, जिसके पास से धन जा चुका है ना। तो धन से हीन, धन से हीन कौन सा समास होगा? बताइए बताइए। कारक चिन्ह याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से याद होना चाहिए आपको। उत्तर का चयन कर लीजिए, इससे ज़्यादा हिंट आपको नहीं मिलेगी। कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पर के द्वारा होता है। इसके बाद में संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की बात हो रही है, और यहाँ पर धन से हीन, धन उससे व्यक्ति से अलग हो चुका है, तो यहाँ पर अपादान तत्पुरुष ही होगा। तो कारक चिन्ह याद रखने हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो हरे। चलिए मैंने बता ही दिया है। 33वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? बाकी के 3 प्रकार आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, या फिर भूत, वर्तमान, भविष्य। तो भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 33वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़िए 34वें प्रश्न पर आइए। बता दीजिए जल्दी से, वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं? याद रखने हैं, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं परीक्षा में। वर्तमान काल के कुल कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी आप याद रख ही लीजिएगा। तो यहाँ पर 5, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से, तो सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इसके बाद में इधर भी बता ही दे रही हूँ आपको। 6 भेद कौन कौन से होते हैं सुन लीजिए। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। चलिए फिर 35वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है भविष्यकाल के कुल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, और कौन कौन से वो भी सुन लीजिए। सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतुमद भविष्यकाल। ठीक है, चलिए तीनों चीज़ें मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं। इसके बाद आ जाइए आप 36वें प्रश्न पर। एक और संधि विच्छेद दिए गए हैं, दूसरी ओर संधि का नाम दिया गया है। बताइए, और ये मिलकर क्या बनेंगे वो तो आपको पता चल ही रहा होगा। जैसे कि ये मिलकर निश्चल बनेगा, उत प्लस लास मिलकर उल्लास बनता है, मत प्लस एक मिलकर मतेक्य बनता है, नौ प्लस इक मिलकर नाविक बनता है। चूज करिए सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा, मिलाइए। यहाँ पर विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ए का सेकंड कहाँ पे दे रखा है? 2 ऑप्शंस पे दे रखा है। आगे बढ़िए, बताइए उत प्लस लास में कौन सा है? बताइए। उत प्लस लास व्यंजन संधि है। बी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई। मत प्लस एक के मतैक्य बनता है मिलकर, यहाँ पर कौन सी संधि है? तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। इसके बाद में 9 प्लस इक जो कि मिलकर नाविक बनता है, यहाँ पर अयादि संधि है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो गया आपका। ठीक है, चलिए फिर 37वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा? बहुत कन्फ्यूज़न इसमें होती है। अब आपको थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ कि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो
आप सही उत्तर चूज कर पाते हैं या नहीं। बताइए आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ये वाला तो मैं ही हटा दे रही हूँ। चलिए 3 ऑप्शंस में से आपको सही चूज करना है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा है आपने, ए करेक्ट किया है? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़िए 38। आइए 38वें प्रश्न पर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है। जिजीविषा कैसे लिखा जाता है? जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा, क्योंकि हो सकता है कल को आपसे इसमें समास पूछ लिया जाए तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको शब्द को विस्तार से लिखना आता है, उसका अर्थ पता है, फिर आप समास से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ें। आइए 39वें प्रश्न पर। प्रश्न है वह बाजार गया होगा। यह वाक्य काल के किस भेद के अंतर्गत आता है? वह बाजार गया होगा, कंफर्मेशन नहीं है, हो सकता ना भी गया हो। तो इस तरह का जो वाक्य है वहाँ पर कौन सा काल होगा? बताइए किस काल के अंतर्गत ये वाक्य आएगा? तो यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़िए 40वें प्रश्न पर आइए। एक शब्द दिया गया है प्रत्युपकार, यहाँ पर संधि कौन सी है? और अगर इसको आप संधि विच्छेद करके भी मुझे दिखा दें तो फिर मज़ा आ जाएगा। बताइए, मुझे भले ही ना दिखाएं लेकिन अपने सामने एक कॉपी रख के बैठिए, उसमें स्वयं करते रहिएगा और मैं जो बताऊं उससे मिलान कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा, बताइए यहाँ पर कौन सी संधि होगी? चलिए फ़िलहाल मैं इसका संधि विच्छेद कर रही हूँ, तब आप बताइए। संधि विच्छेद ऐसे होता है, प्रति प्लस उपकार मिलकर बनता है प्रत्युपकार। अब संधि भी बता ही दीजिए। तो यहाँ पर ईण संधि होती है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़िए 41वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। बताइए, ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इनफैक्ट कई बार हम गलत लिख देते हैं, तो वो गलतियाँ सुधारनी हैं। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कवित्री कैसे लिखा जाता है? तो सही उत्तर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन डी करेक्ट है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। चलिए फिर 42वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है आजीवन शब्द में या फिर आजीवन समासिक पद में कौन सा समास है? जीवन भर। तो आजीवन में कौन सा है? अव्ययभाव समास है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़िए 43वें प्रश्न पर आइए। मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। सूची 1 में समास दिया गया है, सूची 2 में उसकी परिभाषा दी गई है शॉर्ट में। इससे संबंधित एक प्रश्न, खैर मैं आपको 2 प्रश्न करा चुकी हूँ मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर तो उत्तर आप चुन लेंगे। बताइए, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। सी का फोर्थ कहाँ पे दे रखा है? सी का फोर्थ 2 ऑप्शंस में दे रखा है। यहाँ पे देखिए आप, पूर्व पद प्रधान किस में होता है, उत्तर पद प्रधान किस में होता है, और अन्य पद प्रधान बहुब्रीय में होता है। अन्य पद यानी कि तीसरा अर्थ। तो डी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है? सिंगल ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद में यहाँ से उत्तर तो आप खैर देख ही सकते हैं। तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, अव्यय भाव में कौन सा? पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए फिर आगे बढ़िए 44वें प्रश्न पर आइए। यही एक तरीका होता है सबसे अच्छा इस तरह के प्रश्नों को करने का। जो आपको आते हैं उनको पहले मिलाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना जो ज्ञान का दायरा है कितना बड़ा है वो यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना है। शो ऑफ बाद में आप करते रहना जब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने का प्रयास करना है। 44वां प्रश्न है वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। पढ़िए वाक्य को और सही वाक्य बताइए इनमें से कौन सा है वाक्य विन्यास की दृष्टि से, व्याकरणिक नियमों की दृष्टि से। तो पहला वाक्य लिखा है यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। दूसरा है यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तीसरा है गाय का यहाँ शुद्ध दूध मिलता है। चौथा है शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। बताइए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहले 2 में आप हो सकता कंफ्यूज हुए हों, मैं क्लियर करा रही हूँ। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, गाय की शुद्धता की बात कर दी है। गाय तो वैसे भी शुद्ध होती ही है, यहाँ पर शुद्ध दूध जो है उसकी बात होनी चाहिए। ऑप्शन बी
करेक्ट है। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, 45वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चलिए, एक और अच्छा प्रश्न है, और ये भी एक ऐसा शब्द है जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और इसमें गलती होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इस तरह के प्रश्न जो हैं, जो आपसे एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, उससे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसमें भी इस तरह का एक आध प्रश्न देखने को मिल जाता है। जैसे कि पैराग्राफ से कोई एक शब्द उठा के दे देते हैं और उससे संबंधित इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि शुद्ध वर्तनी बताइए। तो इसलिए मैं आपको इस तरह के प्रश्न करा रही हूँ तैयार। तो उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है बताइए। आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, सही उत्तर का चयन करिएगा, गलत मत बताइएगा। और इसका संधि विच्छेद भी बताई दीजिए। एक प्रश्न के माध्यम से 2 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए फिर, उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है। उज्ज्वल लिखा जाता है ऐसे, 2 जा बनते हैं और दोनों आधे होते हैं। अब मैं इसका आपको विच्छेद करके दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर उत प्लस क्या होगा आगे, उत प्लस या फिर उत जमा ज्वल, और संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, आगे बढ़िए। 46वां प्रश्न है, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यहाँ पर इस वाक्य में, या फिर ये वाक्य जो है किस काल का है। तो ये है हेतुमत भूतकाल, ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न है 47वां, उत्तर दीजिएगा सही पदक्रम चुनिए। आसान प्रश्न है। इस वाक्य को, मतलब एक वाक्य बनाइए जिसका सही अर्थ निकले, उसके आधार पे सही पदक्रम क्या होगा यहाँ पे इन पदों का। बताइए सही उत्तर क्या होगा 47वें प्रश्न का। आसान प्रश्न है, चलिए मैं बता रही हूँ। बालक मैदान में खेल रहा है, तो सबसे पहले आएगा बालक, दूसरे नंबर पे आएगा मैदान में, तीसरे नंबर पे आएगा खेल, चौथे नंबर पे आएगा रहा है। तो सबसे पहले बा के बाद में सा, बा के बाद में सा, और सा के बाद में दा, उसके बाद में आ। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 48वें प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जिसमें पहला पद संख्यावाची होगा। तो यहाँ पर पहला पद संख्यावाची होगा। बताइए सही उत्तर क्या होगा, नवग्रह, यानी कि 9 ग्रहों का समूह, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आइए। 49वां क्वेश्चन है। एक और वाक्य दिया गया है, दूसरी ओर वाक्य का प्रकार। पढ़िए अच्छे से और उत्तर बताइए। जो पता है उनको पहले में लाइए। चलिए, निषेधवाचक तो पता ही होगा, वह स्कूल नहीं गया है या फिर नहीं गया। तो सी का फर्स्ट कहाँ पे दे रखा है, सिंगल ऑप्शन में दे रखा है, बाकी मिला लेते हैं। वह क्या दृश्य है, ऐसे कहते नहीं वाह क्या हुआ, ऐसे करके थोड़ा आश्चर्य वाला भाव आता है। तो यहाँ पे विस्मयबोधक वाक्य है ये। इसके बाद में तुम घर जाओ, आज्ञा दी गई है कि तुम घर जाओ, अब तुम यहाँ से निकलो। इसके बाद में क्या तुमने खाना खाया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। डी का 4th बिल्कुल सही, बी का 3rd बिल्कुल सही, ए का 2nd बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़िए। 50वें प्रश्न पर आइए। सही पदक्रम चुनिए। थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए। आज के वीडियो में मैं आपको 60 प्रश्न कराऊंगी, तो 10 प्रश्न और हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा व्याकरण पूर्णता में, यानी कि इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है यशोधरा की पंक्ति है। अगर आपने पढ़ रखा है यशोधरा तो आपको पता होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त जी की बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है। जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी ना यशोधरा, उनके दृष्टिकोण से उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कैसा महसूस किया था जब गौतम बुद्ध चले गए थे घर से बिना बताए। तो ये पंक्ति तो आपकी जुबान पे रहनी चाहिए कि सखी बे मुझसे कह कर जाते। यशोधरा कह रही हैं कि सखी बे मुझसे कह कर जाते, यानी जो उनके पति हैं गौतम बुद्ध, बे उनसे कह कर जाते, बता कर जाते, क्या वो उन्हें रोक लेती। आप पढ़ेंगे, बड़ा ही मार्मिक है, पढ़कर बुरा लगेगा आपको। तो पहले आएगा सखी बे मुझसे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते।
एक सेकेंड, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। हाँ, तो सबसे पहले आएगा सखी बे मुझसे कह कर जाते, बोल सही रही हूँ और यहाँ पे गलत मार्किंग कर दी। सखी बे मुझसे कह कर जाते। इसके बाद में तीसरे नंबर पे आएगा ये, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। तो मिलाइए, बा के बाद में आएगा द, बा के बाद में द और दा के बाद में आ, ठीक है, आ के बाद में सा। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे बढ़ें, फिर एक बार फिर से चेक कर लूँ, हाँ सही मिलाया है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है? कवित्री मैं आपको करा चुकी हूँ जो कि शुद्ध लिखा हुआ है। उज्ज्वल भी मैंने आपको कराया है। उत जमा ज्वल व्यंजन संधि, ये सही लिखा हुआ है। अब बताइए इन दोनों में से कहाँ पे गड़बड़ी है? चलिए फिर, प्रामाणिक भी सही लिखा हुआ है। प्रामाणिक ही होता है, प्रामाणिक नहीं होता है। श्रृंगार गलत लिखा हुआ। आप कहेंगे क्यों? मैं बता रही हूँ इसलिए। अगर इस तरह से लिखा जाता तो ये सही होता। यहाँ पर दो राल नहीं लगते हैं, समझ गए आप? इसलिए ये गलत हुआ है। और इस तरह से भी लिखा जाता तो भी ये सही होता, ऐसे। ठीक है, तो इसका सही रूप ये भी है और इसका सही रूप एक और है, वो है ये। ठीक है, दो रूप इसके सही होते हैं, आप दिमाग में बिठा लीजिए। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और श्रृंगार रस तो आप कितने बार प्रयोग करते हैं। चलिए फिर आइए अगले प्रश्न पर। इसके बाद 8 प्रश्न और शेष हैं आपके। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? और यहाँ पर सही संधि कौन सी होगी बताइए। दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? दे दिया होगा आपने, आसान प्रश्न है। स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद होगा सु जमा आगत। और यहाँ पर संधि कौन सी होती है बताइए? यण संधि होती है। चलिए फिर आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आते हैं। आज के अगले प्रश्न पर आते हैं। 53वां प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग टाइप का। सूची 1 में संधि दी गई है, सूची 2 में उसका उदाहरण दिया गया है। मिलान करिए। गिरीश तो मैंने आपको करा दिया है, तो इस हिसाब से आप मिला लेंगे। शायद नहीं मिला लेंगे तो फिर मैं कराऊंगी तो है ही, बाकी मिलाइए समय तो आपको दूंगी ही। चलिए फिर, गिरीश जो है इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ए का सेकंड कहाँ पे दे रखा है? 2 ऑप्शंस में दे रखा है। चलिए 2 एलिमिनेट हो गए। इसके बाद में आगे बढ़िए, अगला जो है गुण संधि। गुण संधि किस में है? वो है परोपकार में। इसके बाद में वृद्धि संधि किस में है बताइए? वृद्धि संधि है यहाँ पर सदैव में। 2 मात्राएं एक समान, वृद्धि संधि की एक पहचान। इसके बाद में यण संधि किस में है? अन्वय में है। वो आ गया है यहाँ पे, वा या इस तरह के जहाँ पे शब्द ऐड हो जाते हैं संधि करने के बाद में, तो वहाँ पर यण संधि ही होती है। चलिए फिर क्या हुआ सही ऑप्शन? ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न पर आइए। 54वां प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बता चुकी हूँ कई बार। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं, रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित। और पूरा मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में टॉपिक कंप्लीट कराया है इस वीडियो में। चलिए फिर ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 होते हैं। आगे बढ़िए, 55वें प्रश्न पर आइए। 55वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। पढ़िए प्रश्न को और बताइए इन चारों ऑप्शंस में से या फिर इन चारों वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है वो वाक्य विन्यास की दृष्टि से अशुद्ध है। बताइए। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, वह बहुत सज्जन पुरुष है। देख लीजिए, अशुद्ध का चयन करना है, शुद्ध का नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कृपया मेरी बात सुने, फल काटकर बच्चे को खिलाओ। अशुद्ध वाक्य बताइए। अच्छा प्रश्न है। मैंने गुरुजी के दर्शन किए, बिल्कुल सही है। कृपया मेरी बात सुने, बिल्कुल सही है। फल काटकर बच्चे को खिलाओ, ये भी सही है। अब बात आती है कि ये गलत आखिर क्यों है? वह बहुत सज्जन पुरुष है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, गलत इसलिए है जो यहाँ पर बीच में शब्द लिखा है ना, सज्जन, जिसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या होता है? सत जमा जन। ठीक है, जिसका स्वयं में ही अर्थ होता है, सत का अर्थ होता है अच्छा, इसीलिए संधि आपको आनी चाहिए। फिर आप हर तरह के, दुनिया का कोई भी तरह का शब्द आप उठा लेंगे, सबका आप अर्थ निकाल लेंगे। सत का अर्थ होता है अच्छा, यानी कि अच्छे चरित्र वाला,
और जन का अर्थ होता है व्यक्ति या फिर पुरुष। तो यहाँ पर सत जन का स्वयं में ही जब ये अर्थ है कि अच्छा पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष है, इस वजह से ये वाक्य अशुद्ध है। समझ गए आप। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। 56वां प्रश्न है, नयन का सही संधि विच्छेद क्या है। एक शब्द है, इसका सही संधि विच्छेद बताइए और इसमें सही संधि कौन सी होगी वो भी बताइए। बताइए यहाँ पर सही संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए फिर सही संधि विच्छेद यहाँ पर होगा ने जमा अन, ठीक है, नयन, और यहाँ पर यण संधि होगी। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है, बताइए। महान है आत्मा या फिर महान आत्मा वाला, तो यहाँ पर तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा है, इस वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि मैंने ऑप्शन में भी नहीं रखा है, तो कर्मधारय ही होगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पर आइए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। फिर से एक प्रश्न है, हाँ बताइए, अच्छा प्रश्न है। इसके बाद 2 प्रश्न और बचेंगे, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। चलिए फिर प्रश्न है, पहला वाक्य है, उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण निकल गया, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है, हटाइए। उसके प्राण निकल गए, अच्छा चलिए देखते हैं। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये भी गलत है। प्राण उसका निकल गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन बी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य का चयन करना था। और अगर यहाँ पे ये लिखा होता तीसरे में कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये भी करेक्ट हो जाता, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर आइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, लेकिन ये आसान प्रश्न है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको छुपा दिया। अभी मैं इसको दिखा दूंगी आपको। फिलहाल आप इनका सही रूप लिख के बताइए मुझे, क्योंकि मैंने कवित्री आपको बता दिया है और उज्ज्वल भी बता दिया है, श्रृंगार भी बता दिया है, संन्यास और है, इसको आपको लिख के बताना है। इनफैक्ट आप चारों का शुद्ध रूप क्या होगा लिख कर बताइए, आपको मैं समय दे रही हूँ। लिखिए आप आराम से, आपके पास समय है काफ़ी। सही उत्तर तो आपको देना पड़ेगा। चलिए फिर सही तो आपने लिख लिया होगा, फिर दिखाऊं आपको सही उत्तर। चलिए फिर दिखा देती हूँ। सही उत्तर यहाँ पर दे रखा है। कवित्री कैसे लिखा जाता है, ऐसे, संन्यास ऐसे। ध्यान दीजिए यहाँ पर सा के ऊपर अंग की मात्रा अनुस्वार आएगा, ठीक है। कैसे, सा के ऊपर आएगा, क्योंकि ये भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। कई बार परीक्षा में आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा, या तो ऐसे लिख दिया जाएगा, ठीक है, जो कि गलत रूप है, या फिर ऐसे लिख दिया जाता है, या के ऊपर जो है अनुस्वार लगा दिया जाता है। तो वो गलतियाँ आपको देख के चलनी है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाएगा, श्रृंगार मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए का थर्ड 2 में दे रखा है, इसके बाद में बी का फर्स्ट 2 में दे रखा है, डी का फोर्थ 1 में दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट है। आ जाइए फिर आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। पढ़िए प्रश्न को और इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, क्योंकि आज आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस नहीं हैं, इसलिए यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है। स्वागत मैं आपको करा चुकी हूँ, उज्ज्वल भी मैं आपको करा चुकी हूँ, और नौइक जो कि मिलकर नाविक बनता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आसान प्रश्न है। तो यहीं पर चर्चा फिर चलिए समाप्त करते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, क्योंकि प्रश्न भी मैंने स्टार्ट कराए हैं, व्याकरण को पूरा कवर कराया है। तो इसके बाद कोई अन्य वीडियो आप निश्चिंत रहिए, देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर ज़रूरी है तो इसको एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रश्नों से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया है, तो एक तीर से 2 निशाने लगा दिए हैं। तो फिर बात यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारा स्टडी मटेरियल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हूं। मेरे हैंड रिटन नोट्स, कई चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है, वो ट्रिक्स के माध्यम से आप कैसे याद कर सकते हैं, वो भी मैं वहाँ पर इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से बताती रहती हूँ। तो आपका ही फ़ायदा है, मेरा टेलीग्राम से कोई फ़ायदा नहीं है। तो या तो ये QR कोड स्कैन करके जुड़ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक मिलेगी, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बाकी अगर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए,
खुद भी चैनल से जुड़िए, अपने साथियों को भी जोड़िए क्योंकि उनकी भी मदद हो जाएगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।